हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कंट्रोलिंग सिस्टम के अंतर्गत कंट्रोलिंग टार्क की। तो आज की इस वीडियो में कंट्रोलिंग टार्क डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में बहुत ही अच्छे से 3 से 4 वीडियो इस पर अपलोड किया गया, चूंकि आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस करने के बहुत से मेथड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, मतलब कि आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक मेथड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक मेथड, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस की है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिफ्लेक्टिंग टार्क आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कंट्रोलिंग टार्क में हम बताएंगे कि कंट्रोलिंग टार्क कैसे वर्क है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका फायदा क्या है, इसका हानि मतलब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि कंट्रोलिंग सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, पहले आप ओवरव्यू जानते हैं कि अगर आपका ओवरव्यू थोड़ा लीजिए कि जैसे समझिए कि आपका कोई एमीटर है, वाट मीटर है, या फिर आपका वोल्ट मीटर है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका डिफ्लेक्टिंग आता है, उसके बाद आपका कंट्रोलिंग, फिर डैम्पिंग। मतलब आपका टार्क जो होता है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 टार्क आपके होते हैं। पहला आपका सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क देखने को मिलेगा। जब डिफ्लेक्शन हो जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टार्क होगा। क्या होगा? आपका कंट्रोलिंग टार्क। वही चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं, कंट्रोलिंग होगा। उसके बाद आपका तीसरा जो टार्क होता है वो आपका होता है डैम्पिंग, जिसे आप अवमंदित दोलन आपका होता है, अवमंदित इसे बोलते हैं। तो ये आपका होता है डैम्पिंग टार्क। ओके, तो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको कंट्रोलिंग सिस्टम के अंतर्गत, तो देखिए वही चीज यहां पर कहा गया कि विक्षेप बल आघूर्ण के प्रभाव में उपयंत्र का मूविंग सिस्टम तब तक विक्षेपित होता है अर्थात डिफ्लेक्ट होता है जब तक चलतंत्र को नियंत्रित करने वाला कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात उपयंत्र में वह प्रणाली, वह सिस्टम जो विक्षेप को नियंत्रित करती है, नियंत्रण प्रणाली कहलाती है। सिस्टम मतलब सिस्टम आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि आपका कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, वो ए मीटर हो, वाट मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको कोई पॉइंटर है तो उसमें पहले आपको क्या होता है, टीडी अर्थात डिफ्लेक्टिंग टार्क। इसको कंट्रोल करने के लिए उसमें टीसी लगता है। इसके जस्ट विपरीत में आपका कंट्रोल मतलब डिफ्लेक्टिंग इस साइड लगा, इसके जस्ट विपरीत में आपका लगता है कंट्रोलिंग टार्क। और ये जो आपका कंपन करने लगता है उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट ए मीटर वोल्ट मीटर आप देखेंगे तो आपका दोनों साइड में थोड़ा कंपन करता है। तो उस कंपन को खत्म करने के लिए एक इसमें और टार्क लगाया जाता है जिसे बोलता जाता है डैम्पिंग टार्क। तो आप समझ चुके हैं, थोड़ा ओवरव्यू आप ले चुके हैं कि कंट्रोलिंग टार्क मतलब हो क्या रहा है। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न जो टार्क होता है उस टार्क को क्या कहा जाता है, उसी को आप कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। और वह प्रणाली, इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न टार्क विक्षेप बल आघूर्ण बोले तो डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका मतलब दोस्त सिंपल सा आपने समझा कि ये आपका क्या है, ये आपका स्केल है, ठीक है, कैलिब्रेटेड स्केल है आपके एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर वाल्ट एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। किसी का भी आपका क्या है, ये एमीटर का ये पॉइंटर हो गया, ये आपका स्केल हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपका जो इस साइड में लग रहा है वो तो आपका क्या लग रहा है, टीडी लग रहा है डिफ्लेक्टिंग। इस साइड इसके जस्ट विपरीत में क्या लग रहा है, टीसी। कंट्रोल करने के लिए जस्ट विपरीत में ही तो लगाना होगा, तो टीडी टीसी होता है। तो टीडी बराबर जब टीसी हो जाता है तो उसी पॉइंट पर क्या हो जाता है, पॉइंटर आपका रुक जाता है। तो वो क्या कर लिया, उसको कंट्रोल। लेकिन पॉइंटर थोड़ा पहुंचने के बाद, दोनों टार्क लगने के बाद थोड़ा मंदन यहां पर अवमंदित होता है। तो वो अवमंदन क्या होता है, वो आपका डैम्पिंग टार्क होता है। उसके लिए डैम्पिंग टार्क के लिए दूसरा कुछ ही किया जाता है, वो आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कंट्रोलिंग टार्क समझिए। तो कंट्रोलिंग आपका जस्ट विपरीत होता है। तो क्या होता है, जब टीडी और टीसी बराबर होते हैं तो पॉइंटर आपके स्केल में उस पॉइंट पर फिक्स होता है। तो यहां पर वही कहा गया कि किसी उपयंत्र का चल तंत्र बोले तो मूविंग सिस्टम जो है उस स्थिति पर रुक जाता है जहां पर डिफ्लेक्टिंग टार्क और कंट्रोलिंग टार्क आपके क्या हो जाते हैं, बराबर। सिंपल सा आपको याद रखना है, टीडी इक्वल टू टीसी, डिफ्लेक्टिंग टार्क इक्वल टू कंट्रोलिंग टार्क इक्वल टू 0 होंगे तो वहां पर आपका पॉइंटर उस पॉइंट पर रुक जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे ही देता हूं। आप यहां पर देखिए, ये आपका पूरा सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। ये जो आपका यहां पर है, इसके 2 टाइप के, देखिए एक मिनट, यहां पर जो नियंत्रण होता है, देखिए इसके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका स्प्रिंग नियंत्रण, आप स्प्रिंग द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंट्रोलिंग के लिए आपको, देखिए कंट्रोल किसके द्वारा करेंगे भाई, डिफ्लेक्टिंग जो हो रहा है उसमें जब करंट आपकी फ्लो होगी, जो मीटर होगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, उसमें करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्टिंग आ जाता है। क्योंकि आपका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
देखिए कंडीशन सबकी अलग अलग है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, टीडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप पढ़ते हैं तो टीडी इज डायरेक्टली क्या होता है, IF इंटू IM हो जाता है, ठीक है। और आप इधर आप अगर पढ़ेंगे दोस्त PMMC अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में जो आपका टीडी डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो किसके, आई के ही समानुपाती होता है। तो सभी अलग अलग यहाँ पर है, ठीक है। तो लेकिन डिपेंड किस पर करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो करंट पर वो डिपेंड करता है। तो जो करंट पर मतलब कौन डिपेंड कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग। तो जब करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्टिंग होगा। लेकिन कंट्रोलिंग के लिए क्या होगा, कंट्रोलिंग टार्क के लिए क्या आप कोई चीज इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए उसके अंदर जिससे उसको कंट्रोल करे। तो उसके लिए आपके 2 मेथड है। एक आपका आज की वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं स्प्रिंग कंट्रोल, कैसे स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के नियंत्रण में फास्फर ब्रांच, अब यहां पर देखिए पॉइंट ध्यान दीजिए, आगे की चीजों में आगे जब आप तैयारी करेंगे या चीजों को समझेंगे तो बहुत ये सारी चीजें काम आती है। ये कंपटीशन लेवल पर चीजें पूछी जाती है कि जो आपकी स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, तो फास्फर ब्रांच की बनी होती है। तो जो आप उसमें कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग कंट्रोल में यूज करते हैं वो आप फास्फर ब्रांच की स्प्रिंग यूज करते हैं। तो किसकी बनी होती है, वो फास्फर ब्रांच की बनी होती है। तो इस प्रकार के नियंत्रण में, इस प्रकार के कंट्रोलिंग सिस्टम में फास्फर ब्रांच से बनी 1 या 2 स्प्रिंग का यहाँ 1 या 2 स्प्रिंग का आप यूज करते हैं, जिनका एक सिरा क्या होता है, एक सिरा आपका मूव करता है वो एक आपका फिक्स होता है। मतलब कि इस प्रकार से जैसे आपका ये लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, इससे एक सिरा को क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, वो फिक्स हो गया। एक सिरा आपका इसका स्प्रिंग का ओपन रहता है। चीजों को अभी मैं दिखाता हूं तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जिनका एक सिरा आपका क्या रहता है, चल तंत्र मूव करता है और दूसरा सिरा लीवर से कनेक्ट होता है, जिसे घुमाकर पॉइंटर बोले तो संकेतक को शून्य स्थिति पर क्या करता है दोस्त, व्यवस्थित किया जाता है। इसीलिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, बैकग्राउंड की आवाज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ओके। तो यहां पर दोस्त आप सिंपल सा ये समझिए, ये आपका क्या है, ये कैलिब्रेटेड स्केल है। इसमें ये चीज जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये पूरा आपका पॉइंटर हुआ, जिससे आप हिंदी में संकेतक बोलते हैं, ओके। कैलिब्रेटेड स्केल मतलब आसांकित पैमाना। तो इसमें क्या है, ये आपका पॉइंटर अभी क्या है, ये शून्य स्थिति में है। अभी आप इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही है, अभी कोई भी डिफ्लेक्टिंग टार्क या कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इस मीटर को या वोल्ट मीटर को आप लगाएंगे तो इसी क्या है, ये आपका जो पॉइंटर है इसमें आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस होगा। और डिफ्लेक्टिंग टार्क आपको पता है कि आगे की तरफ आपको लगता है, तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको आगे की तरफ ले जाएगा। तो ये घूमकर कहां पर आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपका जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टार्क ये आपका होगा तो डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको आगे ले जाएगा। भाई डिफ्लेक्टिंग टार्क कब बनेगा, जब उसमें आपके एमीटर में जैसे ही करंट या वोल्टेज लगेगा तो वो क्या करेगा, तुरंत जितनी आपकी करंट या वोल्टेज रहेगी उसकी रेटिंग बताने के लिए आपको वो आगे बढ़ेगा, जितनी होगी वहां पर रुकेगा। तो रुकेगा उस कंडीशन में देखिए डिफ्लेक्टिंग अकेले आपका ओनली अगर लगता है डिफ्लेक्टिंग टार्क तो आपका वो आगे चला जाएगा। कहां पर रुकेगा कुछ नहीं पता, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए। तो यहां पर टीडी जो आपका लग रहा है वो आगे की तरफ, ये आपका पॉइंटर आगे की तरफ जा रहा है, इसमें रेटिंग दे रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए जस्ट जो आपने स्प्रिंग का यूज किया जो कि फास्फर ब्रांच की बनी है, उस स्प्रिंग से क्या किया जाता है, तुरंत इसके विपरीत दिशा में टीसी लग जाता है। तो टीसी मतलब कंट्रोलिंग टार्क। तो कंट्रोलिंग टार्क जितना ज्यादा आपका टीडी डिफ्लेक्ट होता है उतनी ज्यादा आपकी स्प्रिंग क्या हो जाती है, ऐंठ जाती है, बोले तो ट्विस्ट हो जाती है। जो ट्विस्ट हो रही, क्यों ट्विस्ट हो रही, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में इस तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग ऐसा कनेक्ट किया जाता है कि वो क्या हो, ट्विस्ट हो, अर्थात उसमें घूमे। तो जो वो आपका ट्विस्ट होता है तो एक प्रकार से वो उसमें एनर्जी बन जाती है। एनर्जी का मतलब सिंपल सा है कि कोई स्प्रिंग आप उसमें कर देंगे तो इसमें स्प्रिंग में क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर वर्क कर रहा है वो क्या करता है कि जो आपका इस साइड में टीडी लग रहा है इसको इस साइड में लाने के लिए यहां पर लगता है कंट्रोलिंग टार्क। कंट्रोलिंग टार्क किससे बन रहा है, आपके स्प्रिंग से। स्प्रिंग क्या करता है, इसको टीसी इधर लगाता है और टीडी इधर लगता है। जहां पर टीडी और टीसी बराबर हुआ वहां पर आपका पॉइंटर रुक जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपका पॉइंटर पहुंचा और टीडी इस साइड में आपका लगा आगे की तरफ, इसको कंट्रोल करने के लिए जस्ट टीसी लगा। अगर इस पॉइंट पर टीडी और टीसी बराबर हुए तो उसी पॉइंट पर आपका रुक जाएगा। यहां पर चीजें आपको देखिए बिल्कुल क्लियर आपको बताया जा रहा है। और ये जो आपका स्प्रिंग का द्वारा पैमाना
पैमाना बनता है ये आपका क्या होता है, ये आपका यूनिफॉर्म पैमाना होता है। पैमाना आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, ये पैमाना क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब इसमें जो आपका 0 से 1 के बीच जितने आपके डिजिट होंगे, मतलब अगर आप 0 से 1 के बीच जितना देखेंगे, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब इसमें कम ज्यादा नहीं है, सभी इसमें अगर 1 से 2 जितनी वैल्यू है उतनी ही 2 से 3 है, 3 से 4, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्केल। ओके, तो चलिए चीजों को और थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें वही चीज बताया गया आपसे कि लगभग सभी सूचक उपयंत्रों में फास्फर ब्रांच की फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का यूज किया जाता है। कैसा दोस्त, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की स्प्रिंग किसी दूसरे प्रकार की स्प्रिंग से कम स्थान घेरती है। तो इसका स्प्रिंग का यूज क्यों करते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। आप इस प्रकार की स्प्रिंग का यूज क्यों कर सकते हैं, आप अपने से क्वेश्चन करिए ना कि ये स्प्रिंग का आप यूज क्यों करते हैं। क्योंकि ये जो स्प्रिंग होती है वो फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ये स्थान कम घेरती है। स्थान कम घेरेगी तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना पड़ेगा, कम स्थान को घेरेगी, जिससे आपका बेटर होगा। ये आपका इसका क्या है, इसका एडवांटेज है। तो यहां पर ये कम स्थान को घेरती है, इस प्रकार कंट्रोल स्प्रिंग को किया जाता है। ये तो यहां पर मेंशन है, ठीक है। जब उपयंत्र को सप्लाई दी जाती है, जो अभी मैंने आपसे कहा वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई देते हैं, करंट वोल्टेज आप देते हैं, तो उस कंडीशन में उसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई किस कंडीशन में, पीएमएमसी अर्थात परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से जब आप डिफ्लेक्टिंग टार्क को प्रोड्यूस करते हैं तब आपका टीजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। लेकिन डिफ्लेक्टिंग टार्क जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं, मतलब ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये आपके क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, पिछला डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, चेक करिए, उसको देखिए, वीडियो, चीजों को समझिए। ये आपका क्या हो गया, दो डिफ्लेक्टिंग, ये आपके हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस प्रकार से हो गए, ठीक है। इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या फ्लो हो रही है, आईएफ, और इसमें बीच में लगा होता है मूविंग सिस्टम। तो ये जो मूविंग कॉइल होती है, इसमें दो आपकी क्या है, ये फिक्स कॉइल है, इसमें इसके कारण आपका क्या बन रहा है, फ्लक्स। बीच में जो लगी है मूविंग कॉइल, ये आपका क्या है, इसमें भी फ्लक्स होगा, इसमें आप करंट फ्लो करेंगे आईएम, क्या आईएम। तो दोनों फ्लक्स में प्रोड्यूस होने के कारण ये क्या हुआ, ये आपका करंट कैरिंग कॉइल हो गया। तो जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो आपकी करंट कॉइल, जो करंट कैरिंग कॉइल है, उसमें आपके फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है, इसी फोर्स से आपका एक साइड भी इसको कॉइल को घुमाता है, और इसी कॉइल से आपका लगा होता है पॉइंटर। बहुत ज्यादा उसमें खिचड़ी हमने कर दिया। देखिए ये आपका जो पॉइंटर, इसमें क्या होता है, इसी पॉइंटर से आपका, इसी में जो आपकी कॉइल है उससे आपका लगा रहता है एक कीली, और उसी कीली से आपका लगा रहता है पॉइंटर, और जो कि आपका कैलिब्रेटेड स्केल पे आपको पॉइंट करता है। तो ये कब मूव करता है, जब इसमें आपका फोर्स लगता है। फोर्स लगने से इसमें टार्क आता है, और टार्क जो प्रोड्यूस होता है वो आपका होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क। वो किस पर डिपेंड करता है, वो टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईएम और आईएफ पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको पता है कुल मिलाकर ये चला कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होती है वो किस पर डिपेंड करता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क आपकी सप्लाई पर, आपके करंट पर डिपेंड करता है। सिंपली समझिए, करंट पर डिपेंड करता है, आई पर। ओके, आई स्क्वायर पर भी डिपेंड करता है। ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि जब आप सप्लाई देंगे तो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जब स्प्रिंग में ऐंठन आ जाती है, भाई जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा तो सिंपल सी बात है कि डिफ्लेक्टिंग के कारण क्या होगा, इसका मतलब तो सिंपल सा है ना, ये आपका स्केल है, तो इसमें यहां पर अभी था, अब ये घूमकर यहां आएगा, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये डिफ्लेक्शन जीरो से आपका जो घूमकर यहां पर आया, तो ये डिफ्लेक्शन क्यों, जो डिफ्लेक्शन हुआ तो इससे आपकी स्प्रिंग जो है वो ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब उसमें ऐंठ जाएगी, उसमें घुमाव ज्यादा हो जाएगा, वो घूमकर छोटी हो जाएगी, समझ रहे हैं, ऐंठन आ जाएगी, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो स्प्रिंग का यूज किया जाता है, इसके मतलब कि इसकी डायरेक्शन के विपरीत दिशा में ऐसा उसमें रखा जाता है, ऐसा सेट किया जाता है कि वो उसमें ऐंठन हो, ठीक है। इसलिए स्प्रिंग को इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये आपका पॉइंटर है, ये कीली धुरी पर इसको सेट किया गया है, उसी पर आपका लगा होता है, ठीक है। चलिए अब आपको थोड़ा यहां पर ये समझना है कि स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती है। भाई सिंपल सी बात है, जो जैसे कि आप ये सोचिए, जब छोटे से थे, अपने घर पर छोटे बच्चों को, भैया को देखोगे तो आप उसमें छोटी छोटी जो गाड़ी आती है उसमें आप पीछे उसको थोड़ा सा दूर, मतलब इस प्रकार से समझिए, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, ये आपकी गाड़ी है, और ये लाइट, और ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आप चला रहे हैं, सीट आपको दे देते हैं, ठीक है, सीट में आप बैठ चुके हैं, पीछे आपका कोई यहाँ पर आपने,
ठीक है, आपकी बस जा रही है। तो इसको क्या करते हैं कि अगर इस गाड़ी को आपको चलाना है, आपके जो घर में छोटे खिलौने होते हैं तो उसको चलाना है, तो पहले आप पीछे उसको खींचते थे, तो वो इसमें लगी होती थी स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में क्या हो जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती। तो स्प्रिंग के घुमाव आ जाने के कारण, उसमें घुमाव होने के कारण वो क्या करता था, उसको अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करता है। तो पूर्व अवस्था में प्रयास करने के लिए जैसे ही आप गाड़ी को छोड़ते थे, वो आपकी कुछ दूर तक आगे जाती थी, और जैसे ही वो आपकी स्प्रिंग जो घूमी थी वो आपकी ओपन हो जाती है, वो फिर से वही आपकी रुक जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो क्या हो रहा है, स्प्रिंग का ट्विस्ट होने के कारण वो आगे गाड़ी गई। तो उसी प्रकार यहां पर आपका हो रहा है, जो आपकी स्प्रिंग है वो आपने, जब आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क आएगा तो वो आगे जाएगा, जब आगे जाएगा डिफ्लेक्टिंग टार्क के कारण तो स्प्रिंग घूम जाएगी। तो जैसे ही आपका डिफ्लेक्टिंग मतलब करंट सप्लाई कटती है, तो क्यों अपने आप यहां पर आ जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट जो स्प्रिंग है उसको पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करती है, क्योंकि ये ट्विस्ट है, तो अपनी पूर्व अवस्था में लाने के लिए फिर से यहां पर जीरो पर उसको ला देती है। इसीलिए यहां पर स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो स्प्रिंग का यूज क्यों करते हैं, कंट्रोलिंग टार्क के लिए। किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्लैट स्पाइरल होती है, क्यों होती है, सिंपल सी बात है, स्थान को कम घेरती है। ठीक है, अब चलिए यहां पर एक आपको टीसी, जिसे कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं, वो आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका उसमें क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टार्क पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करती है, अतः इस कंडीशन में कंट्रोलिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। और ये कंट्रोलिंग टार्क आपके, मैंने जो वही चीज आप बार बार कहा जा रहा है कि जो आपकी टीडी होती है, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, वो आपके डिफ्लेक्टिंग टार्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर आप देखिए टीडी के विपरीत जो आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है वो थीटा के डायरेक्टली, थीटा का मतलब आप समझ रहे हैं, थीटा का मतलब है कि अभी ये जीरो पर था, अब ये यहां पर आ गया, तो इसके बीच जो एंगल बना वो थीटा। डिफ्लेक्शन एंगल वो किस पर डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, आपके कंट्रोलिंग टार्क, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल होगा कंट्रोलिंग टार्क उतना ही ज्यादा आपका बनेगा। जितना ज्यादा आगे जाएगा स्प्रिंग आपकी उतनी ज्यादा ट्विस्ट होगी, और जितना ज्यादा ट्विस्ट होगी डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टार्क उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपका जो टीडी होता है, टीसी होता है, कंट्रोलिंग टार्क होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा, बोले तो डिफ्लेक्शन एंगल। ओके, और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि इसका मान जो होता है फ्लैट स्पाइरल के लिए, ये आपको वैल्यू कुछ जो दिया गया है फार्मूला, ये आपके स्प्रिंग के लिए दिया जा रहा है। तो स्प्रिंग के लिए अगर आपसे कंट्रोलिंग टार्क का फार्मूला कहा जाए तो टीसी इक्वल टू EBT क्यूब अपॉन 12L इंटू थीटा, ये न्यूटन मीटर, ये आपका कंट्रोलिंग टार्क है। ओके, तो यहां पर कंट्रोलिंग टार्क के लिए फार्मूला है जिसमें ई आपका क्या है, स्प्रिंग की यंग प्रत्यास्था गुणांक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक स्प्रिंग का। भाई स्प्रिंग है तो उसमें पदार्थ है तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा। बी है, बी क्या है, उसकी क्या है, चौड़ाई, बोले तो विड्थ, स्प्रिंग की विड्थ है, विड्थ। ठीक है, टी क्या है, स्प्रिंग की मोटाई है, स्प्रिंग कितनी मोटी है, स्प्रिंग की मोटाई है टी। ठीक है, स्प्रिंग की। नेक्स्ट, और एल क्या है, स्प्रिंग की लंबाई, जो कि ये सभी मीटर में है। थीटा क्या है, उसका कोणीय विस्थापन का मतलब जो आपकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है कि उस पे स्प्रिंग में कितना विस्थापन हो रहा है, ये चीज उसका थीटा है। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्त, आपका EBTL आपका कांस्टेंट होगा, और TC आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख सकते हैं TC इक्वल टू K थीटा। तो K थीटा का मतलब है कि जो आपकी कंट्रोलिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, थीटा के। चलिए ये चीजें आपको क्लियर अब समझ में आई। अब आपको यहां पर मेन पॉइंट ये आता है कि दोनों टार्क TD और TC से प्रभावित इफेक्ट क्या होगा। TD और TC से प्रभावित संकेतक बोले तो आपका पॉइंटर बोले तो कहां पर पॉइंटर लगाएगा रीडिंग आपको, कैलिब्रेटेड स्केल पर। तो कैलिब्रेटेड स्केल पर उस स्थिति में स्थिर होता है। दोनों टार्क टीडी और टीसी से प्रभावित संकेतक बोले तो पॉइंटर कैलिब्रेटेड स्केल पर उस स्थिति में स्थिर होता है, रुकता है, जब दोनों बल एक दूसरे के बराबर होते अर्थात टीडी इक्वल टू टीसी। तो उसी कंडीशन में वैद्युत राशि के पैमाने आपको सूचित होते हैं कि कितनी करंट कितनी वोल्टेज है, जैसे ही टीडी इक्वल टू टीसी होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हैं, अगर यहां तक देख रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, चीजों को बार बार समझा रहा हूं। और इतना आप देख रहे हैं यहां तक, तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखिए। मैं समझना चाहूंगा कितने स्टूडेंट अभी तक देख रहे थे, समझिएगा। ठीक है,
यदि किसी उपयंत्र में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अब वही बात यहां पर कहा जा रहा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट में फार्मूला क्रिएट हो रहा है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट में आपका I करंट फ्लो होगी तो क्या उत्पन्न होगा, TD मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क। TD मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I करंट जैसे भैया फ्लो हुई आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस हुआ। डिफ्लेक्टिंग टार्क आपका I के समानुपाती होता है और जो आपका कंट्रोलिंग टार्क होता है वो आपके थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा और TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो आप ये देखिए कि यहां पर TC जो कंट्रोलिंग टार्क वो थीटा के समानुपाती है और डिफ्लेक्टिंग टार्क I के समानुपाती है। और इस कंडीशन में जब आपके दोनों डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग टार्क बराबर होंगे तभी आपका पॉइंटर रुकेगा। मतलब यहां पर TC इक्वल टू TD हुआ तभी तो आपका पॉइंटर रुकेगा। तो TD और TC बराबर होगा तो आप लिख सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। आप कहिए कैसे? क्योंकि भैया जब आपकी बैलेंस कंडीशन में जो आपकी मतलब जब बैलेंस की सिचुएशन बनती है, दोनों आप TD TC बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में जब थीटा और I क्या होंगे भैया, जब TD और TC बराबर हो जाएंगे तो थीटा I भी क्या हो जाएंगे बराबर। जब इसकी वैल्यू जो है उसकी वैल्यू ही बराबर TD और TC ही बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में जो आपके थीटा और I है ये भी आपके क्या हो जाएंगे, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अर्थात जितनी ज्यादा करंट होगी, सिंपल सा समझिए, जितनी ज़्यादा आपकी करंट होगी, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा आपके पॉइंटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज़्यादा आपकी करंट इसमें फ्लो होगी उतना ज़्यादा TD मतलब डिफ्लेक्शन का मतलब हमने बता दिया, ये अभी यहाँ पर था अब यहाँ आ गया तो आपका क्या हुआ, इसके बीच एंगल थीटा का जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आएगा, कैसे आएगा, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन एंगल, इसलिए थीटा बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप समझिए। ये आपका आता है पेपर्स में आगे, अभी तो नहीं कंपटीशन में चीज़ें पूछी जाती हैं लेकिन चीज़ों को सीखिए। थीटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि करंट फ्लो होगी तो डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, सिंपल सी बात है। तो चूंकि स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली में संकेतक थीटा I के समानुपाती होता है इसलिए स्प्रिंग नियंत्रण रखने वाले उपयंत्रों का पैमाना यूनिफॉर्म होता है। एक और आपको मिला यहां पर इंपॉर्टेंट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिला कि जो आपका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग से जो कंट्रोल, देखिए दो प्रकार का होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है, एक आपका क्या होता है, ग्रेविटी कंट्रोल। आज की वीडियो में मैं स्प्रिंग कंट्रोल आपको बता रहा हूं। तो स्प्रिंग कंट्रोल में जो आपका स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल जो मिलता है ये यूनिफॉर्म होता है, अर्थात एक समान होता है। एक समान का मतलब आपने क्या देखा, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये स्केल देख रहे हैं क्या है, एक समान है। और अगर यूनिफॉर्म ना होता, असमान होता तो उसका स्केल इस प्रकार से यहां पर ऐसे होता, फिर कुछ देर पर यहां पर होता, फिर ऐसे, फिर कहीं पर होता, मतलब वो डिफरेंट होता, कहीं पर पास होता, कहीं पर दूर होता। लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल एक समान डिजिट सभी एक इक्वल दूरी पर है, तो ये आपका क्या है, ये यूनिफॉर्म स्केल है। तो स्प्रिंग आपका जब लगता है तो आप समझिए कि वो पैमाना आपका यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वही सारी चीजें यहां पर मेंशन है। तो कंट्रोलिंग टार्क आपके थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे यह सुनिश्चित करने के लिए स्प्रिंग को अधिक लार्ज ऑफ नंबर ऑफ टर्न, जो स्प्रिंग है उसको नंबर ऑफ टर्न, मतलब उसका जो होता है टर्न का मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें कितने नंबर, मतलब घुमाव जो होता है ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, ज्यादा रखने का मतलब यहां पर जिससे आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर स्प्रिंग का कोणीय विरूपण प्रति इकाई लंबाई कम हो, साथ ही स्प्रिंग के प्रतिबल को इतना सीमित रखते हैं कि वह अपने से पूर्ण स्थायीपन ही ना उत्पन्न कर ले। तापमान के प्रभाव को निरस्त करने के लिए कभी कभी दो स्प्रिंगों को एक दूसरे से विपरीत दिशा में कुंडलित करते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं ताकि चलतंत्र पर लगे रहते हैं और इस प्रकार तापमान प्रभाव दोनों स्प्रिंगों के कारण काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर तापमान का जो प्रभाव के मतलब है कि आप अगर एक स्प्रिंग का यूज करेंगे तो टेम्परेचर अगर बढ़ा या टेम्परेचर घटा तो इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, स्प्रिंग भी आपकी बढ़ेगी तो आपका जो मतलब डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोल करने की आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा एरर। तो इसलिए क्या किया जाता है, कभी कभी आपका जब इस प्रकार का होता है स्प्रिंग में तो उसमें आप दो स्प्रिंग का यूज करते हैं जिससे आपका जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन का जो हो, जिससे दोनों में दो स्प्रिंग करने से मतलब बैलेंस हो जाए। और ऐसा एडजस्ट करते हैं कि एक दूसरे क्या होते हैं कि विपरीत कार्य करे।
एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, इसलिए आप दो स्प्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये आपका क्या होता है, कीली है तो उसके ऊपर एक स्प्रिंग, उसके एक नीचे स्प्रिंग, इस प्रकार से लगाया जाता है। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर आप देख लीजिए, वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो बड़ा मजा आपको आ रहा होगा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ रही होगी। यह है यूनिफॉर्म पैमाना, इसमें देखिए सब इक्वल दूरी पर है, ठीक है। अगर ये आपका क्या होता, असमान होता, ठीक है, समान ना होता, तो आपका इस प्रकार से जो स्केल कहीं यहां पर होता तो यहां पर होता पास पास, फिर इतनी दूर पर होता, ठीक है, मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता। आइए एडवांटेज देख लेते हैं। तो स्प्रिंग नियंत्रण का अर्थात इस बोले तो स्प्रिंग कंट्रोल का एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज आप देखिए कि स्प्रिंग को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर किसी भी अवस्था में रखा जा सकता है। सिंपल सी बात है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तो आप ऐसे रख दीजिए या फिर आप उसको खड़ा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्प्रिंग ऐसा थोड़ी है कि आपका गिर जाएगा, टूट जाएगा। उसमें जो अंदर इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग लगा हुआ है उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कहीं पर रखिए, आप कोई दिक्कत नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका उपयंत्र को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर किसी भी अवस्था में रख सकते हैं अगर वो आपका स्प्रिंग कंट्रोल है। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में ऐसा नहीं होता, इसीलिए उसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। ये चीजें आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, आपका चूंकि स्प्रिंग का भार बहुत ही कम और नगण्य होने के कारण स्प्रिंग नियंत्रण वाले उपयंत्र का भार नहीं बढ़ता। सिंपल सी बात है, अगर आपका अदर कुछ सिस्टम होता है जैसे ग्रेविटी कंट्रोल होता है, तो ग्रेविटी कंट्रोल में उसका क्या होता है कि भार बढ़ जाता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका भार बढ़ जाता है। लेकिन स्प्रिंग क्या होती है, वो बहुत हल्की होती है, लगभग उसका भार नगण्य होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए उपयंत्र का भार नहीं बढ़ता। एक प्लस पॉइंट इसका ये हुआ, तो दो प्लस पॉइंट आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका दोस्त यहां पर ये है स्प्रिंग नियंत्रण स्थायी चुंबक चल कुंडल, बोल तो पीएमएमसी के जो लिखा है ये आपका, इसका फुल फॉर्म ने बार बार आपको बताया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का मतलब है जो इसमें आपके मैग्नेट होते हैं वो दोनों आपके मतलब स्थायी चुंबक का यूज किया जाता है। स्थायी चुंबक होते हैं और मूविंग कॉइल, स्थायी चुंबक और ये मूविंग का मतलब क्या हुआ, चल कुंडली। स्थायी चुंबक चल कुंडली ये प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से हम डिफ्लेक्टिंग टार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि अगर परमानेंट मूविंग कॉइल का उपयंत्र है तो उसका पैमाना समरूप होता है, चूंकि जो इसमें यूज किया जाता है उसमें आप स्प्रिंग यूज करते हैं। तो स्प्रिंग नियंत्रण के लिए स्प्रिंग नियंत्रित जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका पैमाना, जो कैलिब्रेटेड स्केल आप देख रहे हैं, ये कैलिब्रेटेड स्केल का मतलब आप समझ रहे हैं, यही स्केल की हम बात कर रहे हैं, ओके, कोई दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, यही स्केल की बात कर रहे हैं। ये आपका समान नहीं दिख रहा है आपको, मतलब जो डिस्टेंस है 0 से 1 वही दूरी, 1 से 2 वही दूरी, 2 से 3, 3 से 4 एक फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो इसी को कहते हैं समरूप पैमाना, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसका डिसएडवांटेज क्या है बस वही समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे ग्रेविटी। डिसएडवांटेज की बात करें, यहां पर डिसएडवांटेज में भी एडवांटेज लिख दिया है, अच्छी छापते हैं किताब ये लोग, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग की अच्छी डिजाइन होने के बावजूद तापमान परिवर्तन के कारण स्प्रिंग की लंबाई प्रभावित होती है, जिसके कारण आपका कंट्रोलिंग टार्क भी प्रभावित होता है। वही चीज हमने कहा कि आप स्प्रिंग बहुत भी अच्छी है तब भी अगर टेम्परेचर में डिफरेंट हुआ, परिवर्तन हुआ, तो उसके कारण स्प्रिंग की लेंथ में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटा तो स्प्रिंग आपकी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, अर्थात आपकी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जब सिकुड़ता है तो आपका क्या होगा, तब भी आपका वहां पर डिफ्लेक्टिंग टार्क में दिक्कत आएगी, और अगर फैलता है अर्थात बड़ा हो जाता है तब भी आपकी डिफ्लेक्टिंग टार्क में दिक्कत आएगी। तो यहां पर टेम्परेचर का इसका इफेक्ट पड़ता है, ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आपका दोस्त यहां पर समय के श्रम दंड होने के कारण आपकी जो स्प्रिंग होती है वो आपका क्या हो जाता है, इसका डेटोरिएट बोले तो स्वरूप खराब हो जाता है, जिससे एक्यूरेसी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब इसका कहने का ये वे है कि आपकी जो स्प्रिंग है, समझिए ये आपका पॉइंटर है, ऐसे कैसे समझिए, यहां पर समझिए, देखिए ये आपका पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, इसमें लगी है स्प्रिंग, ये आपका जो पॉइंटर है जैसे ही करंट फ्लो होगी ये आपका पॉइंटर यहां घूमेगा, स्प्रिंग घूम गई, फिर आपकी करंट, मान लीजिए आपने एमीटर को बंद कर दिया, फिर से आपकी करंट आई, फिर से एमीटर यहां पॉइंटर घूमा, फिर से स्प्रिंग घूमी, फिर से हल्की, मतलब इस स्प्रिंग के बार बार घुमाव से ये आएगी, फिर घूमेगा, फिर आएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार ये स्प्रिंग घूम रही है, पूरा ऐंठ रही फिर खुल रही, ऐंठ रही खुल रही, इस प्रकार से क्या होता है, इसकी स्प्रिंग
में भी आपकी क्या हो जाती है, इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है, अर्थात स्प्रिंग कह सकते हैं थोड़ा ढीली हो सकती है। तो इस ढीली होने के कारण इसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, जो आपका जिस पॉइंट पर इसको रोकना चाहिए वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जब कंट्रोलिंग टार्क कम हो जाएगा टीसी से, तो यहां पर आपका दिक्कत आ जाएगी। वही दिक्कत के कारण यहां कहा जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है समय के साथ। समय के साथ इसकी एक्यूरेसी खराब, ये देखिए समय के साथ इसमें क्या होता है कि श्रमदंड मतलब आप वर्क इसके साथ ले रहे तो इसका स्वरूप खराब हो सकता है, जिससे इसकी एक्यूरेसी बोले तो यहां पर शुद्धता जो इसकी है, एक्यूरेट जो वैल्यू देगा वो नहीं दे पाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। वीडियो यहां तक देखा तो आप क्या लिखिएगा, आप जय हिंद जय भारत लिखिएगा, अगर आप वीडियो यहां तक देखे हैं। धन्यवाद।